हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन राज राजेश कोचिंग में ही आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोग मैं आया हूं खास करके बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार टीचर के लिए। जैसा कि कुछ दिन पहले भी पूजा से पहले, नवरात्रि से पहले मैं मिसलेनियस क्वेश्चन का डिस्कशन करा रहा था। आज भी मैं आज से फिर पुनः मैं लेकर के आया हूं। और इससे पहले मैं एक न्यूज दे दूं आप लोगों को कि हम लोगों ने ये राज राजेश कोचिंग की तरफ से, राज राजेश सर के नेतृत्व में हम लोगों ने ये सोचा है कि एसएससी सीजीएल का डिस्कशन, घटना चक्र का हम लोग कराएंगे, जो बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार शिक्षकों के लिए जो कमिंग सून है 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 में जो पूछा जाएगा, बीपीएससी का टीचर का जो एग्जाम होगा उससे संबंधित जो प्रश्न रहेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसका डिस्कशन भी हम लोग अपलोड करेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास चलेगा। आइए हम लोग सवाल पे चर्चा करते हैं। फिलहाल पहला नंबर सवाल देखेंगे। उत्तर मेरूर शिलालेख, जी हां, उत्तर मेरूर शिलालेख किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो चोल काल से। जी हां, चोल वंश का प्रतापी राजा था परांतक प्रथम। परांतक प्रथम, उसके दरबार में पंचकुदादी राज शिव मंगल प्रियम, पंचकुदादी राज शिव मंगल प्रियम, शिव मंगल प्रियम रहते थे, जिन्होंने उत्तर मेरूर की रचना की, उत्तर मेरूर अभिलेख की रचना की। कहा जाता है इसी अभिलेख में चोल की वंशावली दी गई है। चोल वंश का संस्थापक विजयालय को बताया गया, विजयालय को बताया गया। और चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय, सबसे प्रतापी राजा में अगर कहा जाए तो राजराज प्रथम राजेंद्र प्रथम थे, परांतक प्रथम कुलोतुंग प्रथम, कुलोतुंग द्वितीय जैसे प्रतापी राजा हुए। चोल प्रशासन की चर्चा अगर कही जाए तो चोल प्रशासन में दो पदों की भी चर्चा मिलती है, पेरुंदम, पेरुंदम और सिरुंदम का उल्लेख किया गया है। पेरुंदम उच्च अधिकारी को कहा जाता है, सिरुंदम निम्न अधिकारी को कहा जाता है। आपके डी नंबर ऑप्शन में सातवाहन वंश की चर्चा है। जी हां, पहली मातृसत्तात्मक सभ्यता अगर कहा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। दूसरी मातृसत्तात्मक सभ्यता अगर कही जाए तो सातवाहन वंश को माना जाता है। सातवाहन वंश का संस्थापक सीमुख था, वही सातवाहन वंश का अंतिम राजा पुलमावी थर्ड था। आपके नंबर ऑप्शन में पल्लव वंश की चर्चा है। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लवों की उपलब्धि के बारे में जान लें कि पत्थरों को तराश करके मंदिर निर्माण कला की जो शुरुआत हुई वो पल्लवों के द्वारा की गई। दक्षिण भारत में चालुक्य वंश का भी बात आता है। चालुक्य तीन थे, कौन कौन? वेंगी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। आइए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। 1857, जी हां, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, कैनिंग का शासनकाल 1856 से लेकर के 1861 ईस्वी तक रहा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल 1858 के अधिनियम के तहत, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। तो 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण था, आंसर हो जाएगा सी, कोई सामान्य योजना एवं संगठन का कमी नहीं था। योजना के तहत आंदोलन नहीं किया गया था। 10 मई 1857 ईस्वी को धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में, 10 मई 1857 ईस्वी को धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में, धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में मेरठ से 1857 के क्रांति की शुरुआत हुई, जिसका प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी, कमल और रोटी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना करना था? जी हां, अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1875 ईस्वी में। और इसी समय मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना की गई थी।
सर सैयद अहमद खां के द्वारा। सर सैयद अहमद खां जिन्होंने 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की। साइंटिफिक सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। मुसलमानों के राष्ट्रभक्ति को सिद्ध करने के उद्देश्य से सर सैयद अहमद खान ने राजभक्त मुसलमान नामक पुस्तक की रचना की। अब कहेंगे कि अलीगढ़ आंदोलन चला क्यों था? जी हां, पाश्चात्य शिक्षा को मुसलमानों को ग्रहण करने के उद्देश्य से, कहा जाए तो पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों को प्रबुद्ध करने के क्षेत्र में, मजबूत बनाने के क्षेत्र में अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था, जिससे मुसलमान सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर मजबूत हो सके। आपके बी नंबर ऑप्शन में खुदाई खिदमतगार संगठन की बात है तो यह 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा पेशावर में स्थापित किया गया था। जी हां, इसी संगठन के सेनानियों के द्वारा लाल वस्त्र धारण करके जो आंदोलन चलाया जाता था, इसलिए इसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहकर पुकारा जाता है। सीमांत गांधी कहकर पुकारा जाता है। वहीं खुदाई खिदमतगार संगठन के सेनानियों के द्वारा महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि प्रदान की गई। मलंग बोले तो अपनी धुन में रमने वाला। अहमदिया आंदोलन, जी हां, सी नंबर ऑप्शन में अहमदिया आंदोलन है। कहा जाता है मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा 1889 ईस्वी में, जी हां, 23 मार्च 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा, मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा पंजाब के गुरदासपुर जिले में अहमदिया आंदोलन चलाया गया था। आपके डी नंबर ऑप्शन में पारसी समाज के उत्थान हेतु वर्ष 1851 ईस्वी में बंबई में रहनुमाई माजदायन सभा की स्थापना की गई। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी और हरदूनजी। दादा भाई नौरोजी, हुदोरजी और बहराम जी मलबरी के नेतृत्व में रहनुमाई माजदायन सभा की स्थापना की गई और उनके द्वारा जो आंदोलन चलाया जाता था उसे रहनुमाई आंदोलन के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी अगर कहा जाए तो पारसी समाज के उत्थान हेतु रप्त गुप्तार नामक पत्रिका की भी स्थापना करते हैं। गुजराती भाषा में छपने वाली पहली पत्रिका रप्त गुप्तार। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 4 नंबर सवाल देखेंगे। जी हां, भारत के प्रमुख व्यक्तियों की समाधि स्थल में असत्य चुने तो उदय भूमि KR नारायणन हो जाएगा, कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा हो जाएंगे, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, वल्लभ भाई पटेल अगर कहा जाए तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसे एकता की मूर्ति भी कहा जाता है। एकता की मूर्ति कहां? गुजरात। वहीं समता स्थल कहा जाए तो जगजीवन राम हो जाएगा। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 5 नंबर सवाल देखेंगे। पहला तुर्क शासक कौन था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे? तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। जी हां, इल्तुतमिश जिसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलवाया था। इल्तुतमिश जिसका शासनकाल 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक रहा। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, जिसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया। इक्ता प्रथा की शुरुआत और कहा जाए तो दले चालीसा का गठन जिसे तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना जाता है, इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। भारत में पहली बार मदरसा और भारत में पहली बार मकबरे का निर्माता इल्तुतमिश को माना जाता है।
आपके सी नंबर ऑप्शन में बलबन की चर्चा है। बलबन का शासनकाल 1266 से लेकर के 1286 ईस्वी तक रहा। बलबन कहा जाता है रक्त और लौह नीति की शुरुआत, नवरोज प्रथा की शुरुआत, सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत बलबन के द्वारा की गई। दीवाने अर्ज नामक, जी हां, दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन बलबन के द्वारा किया गया। वहीं दीवाने बरीद नामक गुप्तचर विभाग का गठन, दीवाने बरीद नामक गुप्तचर विभाग का गठन बलबन के द्वारा किया गया। दले चालीसा का अंत बलबन ही करता है। आपके बी नंबर ऑप्शन में मोहम्मद गोरी की चर्चा है, जिसने 1191, 1192 तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा था। वहीं 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध जयचंद के साथ लड़ता है। कहा जाता है अपने कार्यकाल के दौरान, भारत अभियान के दौरान मोहम्मद गौरी जो है गणेश और लक्ष्मी के आकृति युक्त चांदी के सिक्के चलवाए थे। आपके डी नंबर ऑप्शन में मोहम्मद बिन तुगलक की चर्चा है। शासनकाल 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक रहा। तम सुंदरी अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहकर पुकारा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक मौद्रिक प्रयोग करने के कारण, मतलब मुद्रा का सर्वाधिक प्रयोग करने के कारण उसे मनिहारों का राजकुमार, सिक्कों का राजकुमार, सिक्कों का राजकुमार, सिक्कों का राजकुमार, मनिहारों का राजकुमार, मनिहारों का राजकुमार, साहूकारों का राजकुमार, साहूकारों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर भी पुकारा जाता है। भारत में पहली बार चमड़े का सिक्का मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही चलाया गया, लेकिन उसकी वास्तविक जानकारी नहीं मिलती है। इसने अदली नामक चांदी का सिक्का चलवाया था। पूरे सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने इंसा ए महरू नामक, इंसा ए महरू नामक पुस्तक की रचना की। कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जहां 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है, वहीं 1347 ईस्वी में बहमनी वंश की स्थापना होती है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 6 नंबर सवाल देखेंगे। अमृत बाजार पत्रिका, जी हां, 1868 में, 1868 ईस्वी में अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की गई थी कलकत्ता से। आपके बी नंबर ऑप्शन में मोतीलाल नेहरू की चर्चा है। इन्होंने द इंडिपेंडेंट नामक पत्रिका की स्थापना 1919 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में की थी। वहीं अमृत बाजार पत्रिका बांग्ला भाषा में छपती थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके द्वारा सोम प्रकाश पत्रिका की स्थापना की गई थी। सोम प्रकाश पत्रिका कहा जाता है 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट सरकार विरोधी कार्य करने के कारण सोम प्रकाश पत्रिका पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया गया था, जिसे गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम कहकर भी पुकारा जाता है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 7 नंबर सवाल देखेंगे। भारत के किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटेन की महारानी को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की? तो जी हां, लॉर्ड लिटन, जिसका शासनकाल 1876 से लेकर के 1880 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड लिटन, जिसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया था। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाने का काम लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया। लॉर्ड लिटन ने ही, कहा जाता है, प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में लगाया था, जिसमें ब्रिटेन की महारानी को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की। इसी के समय में भयंकर अकाल पड़ा था और रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन हुआ। इसी के समय में शस्त्र अधिनियम 1878 में शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था। लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा में
भारतीयों को शामिल होने की उम्र 19 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दी थी। आपके डी नंबर ऑप्शन में लॉर्ड कर्जन की चर्चा है। शासनकाल 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड कर्जन कहा जाए तो भारत का वायसराय बनने से पहले लंदन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इतिहास का प्रोफेसर था। लॉर्ड कर्जन जिसके समय में 1899 में अकाल आयोग का गठन हुआ, मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में 1900 ईस्वी में सिंचाई आयोग का गठन हुआ, मानक्रिफ की अध्यक्षता में, एंड्रूस फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 ईस्वी में एंड्रूस फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन हुआ। सीआईडी की स्थापना लॉर्ड कर्जन के ही समय में हुई थी, थॉमस रैले की अध्यक्षता में 1902 ईस्वी में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। कहा जाता है रेलवे बोर्ड का गठन 1905 ईस्वी में रॉबर्टसन आयोग की अनुशंसा पर किया गया था और रेलवे का सर्वाधिक विस्तारीकरण लॉर्ड कर्जन के ही समय में हुआ था। आपके ए नंबर ऑप्शन में लॉर्ड मेयो की चर्चा है। शासनकाल 1869 से लेकर के 1872 ईस्वी तक रहा। 3 साल का कार्यकाल रहा लॉर्ड मेयो, जिसके समय में पहली प्रायोगिक जनगणना करवाई गई थी। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में ही करवाई गई थी और पहली नियमित जनगणना अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा ही की गई थी। लॉर्ड रिपन जिसका शासनकाल 1880 से लेकर के 1884 ईस्वी तक रहा, इसी के समय में अगर कहा जाए तो 1881 में पहली नियमित जनगणना हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? डब्ल्यू प्लोडेन की अध्यक्षता में पहली नियमित जनगणना हुई। 1882 में बुनियादी शिक्षा के सुधार हेतु हंटर कमीशन का गठन किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए 1882 में हंटर कमीशन का गठन किया गया। 1883 में इल्बर्ट बिल आया था। इल्बर्ट बिल था क्या? भारतीयों को भी विदेशों में निर्णय सुनाने का अधिकार दिया गया, भारतीय न्यायाधीशों को। इल्बर्ट बिल आया था। इसी इल्बर्ट बिल के विरोध में श्वेत विद्रोह हुआ था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 8 नंबर सवाल, जय जगत का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? जी हां, जय जगत का जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया? तो जय जगत का नारा दिया गया विनोबा भावे के द्वारा। जी हां, विनोबा भावे जिन्होंने 1934 ईस्वी में पवनार आश्रम की स्थापना की। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे के द्वारा की गई। कहां? वर्तमान महाराष्ट्र के वर्धा जिले में धाम नदी के किनारे। और इसी पवनार आश्रम से 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया, जिसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त, चौथे सत्याग्रही मौलाना मजहरुल हक थे। विनोबा भावे जिन्होंने 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को भूदान आंदोलन चलाया था। वहीं आगे चल करके यही भूदान आंदोलन विनोबा भावे के नेतृत्व में 1954 ईस्वी में ग्राम दान आंदोलन में परिणत हुआ। आपके बी नंबर ऑप्शन में स्वामी विवेकानंद की चर्चा है। इन्होंने नारा दिया, उठो जगो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल ना मिले। ज्ञान योग, हठ योग, राजयोग, प्रेम योग, कर्म योग जैसी पुस्तकों की रचना स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही की गई थी। इन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कहा जाता है प्रबुद्ध भारत जैसी पत्रिका की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही की गई थी। मोहम्मद इकबाल आपके सी नंबर ऑप्शन में है। कहा जाता है बंगे दर्रा
तराने हिंद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसी पुस्तकों की रचना मोहम्मद इकबाल के द्वारा ही की गई थी। पेशे से कवि थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कवियों का प्रतिनिधित्व मोहम्मद इकबाल के द्वारा ही किया गया था। मोहम्मद इकबाल की पुस्तक बंगे दर्रा में ही इनकलाब शब्द का उल्लेख है। इनकलाब शब्द का उल्लेख है। इनकलाब का अर्थ होता है परिवर्तन, और इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया। आपके डी नंबर ऑप्शन में महात्मा गांधी की चर्चा है। इन्होंने करो या मरो का नारा दिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो उसका नारा दिया। गांधी जी जिन्होंने 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना, वहीं 1932 ईस्वी में कहा जाए तो घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं। गांधी जी के द्वारा 1903 में इंडियन ओपिनियन, 1919 में यंग इंडिया, 1919 में नवजीवन और 1932 में हरिजन जैसी पत्रिका की स्थापना की गई थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 9 नंबर सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो जी हां, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक चला था लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में दूसरा गोलमेज सम्मेलन चला था। इसमें भाग लेने वाले थे महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट। दोनों ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। वहीं कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था और निजी सचिव के रूप में मदन मोहन मालवीय थे। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में एसएस राजपुताना जहाज से गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं। आपके डी नंबर ऑप्शन में मौलाना आजाद की चर्चा है। आंसर हो जाएगा कौन? 1, 2, 3। मौलाना अबुल कलाम आजाद कहा जाता है कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। 1923 का दिल्ली अधिवेशन, 35 वर्ष की अवस्था में कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष और सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से लेकर के 1946। मौलाना अबुल कलाम आजाद जिन्होंने अल हिलाल और अल बिलाल जैसी पत्रिका की स्थापना की। मौलाना अबुल कलाम आजाद जिन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर जैसी पुस्तकों की रचना की। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 10 नंबर सवाल देखेंगे। विठल स्वामी मंदिर का निर्माण और हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण। हजारा स्वामी मंदिर, एक और जोड़ देंगे, नागलापुर शहर की स्थापना कृष्णदेव राय के द्वारा की गई। शासनकाल 1509 से लेकर के 1529। इन्होंने अमुक्तमाल्याद, जाम्बवती कल्याणम, ऊषा परिणय जैसी पुस्तकों की रचना की। अमुक्तमाल्याद तेलुगु भाषा में, कृष्णदेव राय बाबर का समकालीन था। बाबर ने जो तुर्की भाषा में तुजुके बाबरी की रचना की, उसमें उन्होंने दक्षिण भारत के एकमात्र मजबूत राजा कृष्णदेव राय की चर्चा की है। बाबर का शासनकाल भी 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा और कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी तक रहा। इन्हें आंध्र भोज, आंध्र पितामह कहकर पुकारा जाता है। इन्होंने अमुक्त माल्या तेलुगु भाषा में, जाम्बवती कल्याणम और ऊषा परिणय संस्कृत भाषा में लिखी थी। इनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। कृष्णदेव राय के दरबार में डोमिंगो पायस और बारबोसा भारत भ्रमण को आया था। देवराय प्रथम विजयनगर साम्राज्य का राजा कहा जाता है। इसके समय में 1420 ईस्वी में निकोलो कोंटी आया था। इटली यात्री निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के समय में आया था। वहीं 1442 ईस्वी में अगर कहा जाए तो
फारस यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया था। आदिल शाह, जी हां, आदिल शाह। आदिल शाही वंश की स्थापना बहमनी वंश में, बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना 1450 ईस्वी में, 1450 ईस्वी में आदिल शाही वंश की स्थापना आदिल शाह के द्वारा ही किया गया था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 11 नंबर सवाल, निम्न में से किस लेखक ने कंगयूर तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें भारतीय इतिहास के साथ साथ भारत और तिब्बत के बीच व्यापारिक संबंध की चर्चा मिलती है? तो तारानाथ, जी हां, तारानाथ, जिन्होंने तंगयूर कंगयूर की रचना की। आपके ए नंबर ऑप्शन में इत सिंह की चर्चा है। इसने मलय द्वीप पुंज नामक पुस्तक की रचना की। इसी पुस्तक में, यह भौगोलिक परिवेश पर आधारित पुस्तक है, इसी पुस्तक में त्रिगुप्त नामक सामंत की चर्चा है, जिसने उत्तर भारत की राजनीति का लाभ उठा करके उत्तर भारत के क्षेत्रों में गुप्त वंश की स्थापना की थी। पहली बार श्री गुप्त नामक सामंत की चर्चा इत सिंह की पुस्तक मलय द्वीप पुंज में ही मिलती है। आपके बी नंबर ऑप्शन में चाओ जू कुआ की चर्चा है। यह चीनी व्यापारी था। इसने चू फान ची नामक पुस्तक की रचना की और इसी पुस्तक में इन्होंने भारत और चीन के बीच व्यापार संबंध का उल्लेख किया है। तंगयून यह भी इतिहासकार था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। चर्बी लगा कारतूस जिसमें गाय और सुअर की चमड़ी मिली होती थी, जिसमें गाय और सुअर की चमड़ी मिली होती थी। डलहौजी की हड़प नीति बोला जाए तो राज अधिग्रहण नीति जो है 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक चली थी। इसे चुक का सिद्धांत भी कहा जाता है। चुक का सिद्धांत इंग्लिश में बोले तो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, इंग्लिश में बोले तो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स। राज्य अधिग्रहण नीति के तहत पहला राज्य सतारा और अंतिम राज्य अवध। 1848 में सतारा और अंतिम में 1856 में अवध को अंतिम रूप से कुशासन का आरोप लगा करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 13 नंबर सवाल देखेंगे। जी हां, अभ्युदय समाचार पत्र निम्न में से किससे संबंधित था? तो मदन मोहन मालवीय। इन्होंने लीडर नामक पत्रिका की भी स्थापना की। अंग्रेजी भाषा में लीडर, अभ्युदय जैसी पत्रिका की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। इन्हें महामना की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के सहयोग से। 1916 में बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 1932 में नेशनल हेराल्ड नामक अंग्रेजी पत्रिका की स्थापना की। दिल्ली में ज्योतिबा फुले, इन्होंने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज नामक संगठन की स्थापना की। और ज्योतिबा फुले जिन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की। इनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले था। इनकी पत्नी के बारे में जानेंगे। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका या अध्यापिका सावित्रीबाई फुले ही थी। गांधी जी के बारे में जान लीजिए। इन्होंने 1903 में इंडियन ओपिनियन, 1919 में यंग इंडिया, 1919 में नवजीवन और 1932 में हरिजन जैसी पत्रिका की स्थापना की। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 14 नंबर सवाल। 1816 ईस्वी में संपन्न सुगौली की संधि, जी हां, सुगौली की संधि जो हुई थी
किस युद्ध की समाप्ति के पश्चात हुई थी? तो पहला अंग्रेज नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 और 1816 में सुगौली की संधि हुई थी। अंग्रेज नेपाल युद्ध के पश्चात ही सुगौली की संधि हुई थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 15 नंबर सवाल देखेंगे। भारतीय चिंतकों में स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम मूलशंकर था। कांग्रेस के मंच से अगर कहा जाए तो पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किसके द्वारा किया गया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। वहीं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया। स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार दादा दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें नारा दिया वेदों की ओर लौटो। इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की बंबई में, जिसका मुख्यालय था लाहौर। इसी आर्य समाज के तत्वाधान में स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। आपके नंबर ऑप्शन में स्वामी विवेकानंद की चर्चा है, जिन्होंने 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। 1889 ईस्वी में 1889 में बेलूर मठ की स्थापना करते हैं। इनके द्वारा ब्रह्मवादी तथा प्रबुद्ध भारत जैसी पत्रिका की स्थापना की गई। ज्ञान योग, हठ योग, राज योग, प्रेम योग, कर्म योग जैसी पुस्तकों की रचना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। इन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और राजा राम मोहन राय, आधुनिक भारत का पिता, भारत का युगदूत, भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है, जिन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा, 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज, 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त करने का काम राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। इनके द्वारा संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, प्रज्ञा का चांद और ब्रह्म क्रॉनिकल जैसी पत्रिका की स्थापना की गई। फारसी भाषा में छपने वाली भारत की पहली पत्रिका मिरातुल अखबार थी। आपके सी नंबर ऑप्शन में केशव चंद्र सेन की चर्चा है। इन्होंने 1866 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की भी स्थापना की थी। 16 नंबर सवाल देखेंगे। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी, जी हां, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना 1930 ईस्वी में 1930 ईस्वी में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना 1930 किसके द्वारा? मौलाना फजलुल हक के द्वारा। इसे शेरे बंगाल कहकर पुकारा जाता है। इन्हें शेरे बंगाल बोला जाता है, बंगाल का शेर कहकर पुकारा जाता है। मौलाना मजहरुल हक, जिन्होंने मदरलैंड पत्रिका की स्थापना की। सदाकत आश्रम की स्थापना मौलाना मजहरुल हक के द्वारा ही की गई थी, गांधी जी के सहयोग से 1920 ईस्वी में। राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की। आपके ए नंबर ऑप्शन में स्वामी सहजानंद सरस्वती की चर्चा है। जी हां, किसान आंदोलन के प्रणेता। 1929 ईस्वी में कहा जाए तो बिहार किसान सभा की स्थापना, 1929 में बिहार किसान सभा और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही की गई थी। इनकी पुस्तक मेरा जीवन संघर्ष, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, किसान क्या करे। स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुस्तक है मेरा जीवन संघर्ष। और इन्होंने किसानों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से
हुंकार नामक पत्रिका की स्थापना, हुंकार नामक पत्रिका की स्थापना की थी। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 18 नंबर सवाल देखेंगे। भारत में स्वतंत्र तथा तटस्थ पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो जेम्स हिक्की के द्वारा किया गया। इन्होंने बंगाल गजट नामक पत्रिका की स्थापना की। 1780 ईस्वी में बंगाल गजट पत्रिका की स्थापना जेम्स हिक्की के द्वारा की गई थी। आपके ए नंबर ऑप्शन में जेम्स प्रिंसेप की चर्चा है। कहा जाता है अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक पढ़ने का काम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ही किया गया था। आपके सी नंबर ऑप्शन में चार्ल्स मेटकॉफ की चर्चा है। यह गवर्नर जनरल था 1835 से लेकर के 1836 ईस्वी तक। इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहकर पुकारा जाता। आपके डी नंबर ऑप्शन में लॉर्ड लिटन की चर्चा है ही। शासनकाल 1876 से लेकर के 1880 ईस्वी तक रहा। शस्त्र अधिनियम इसी के समय में आया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इसी के समय में आया था। रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन इसी के समय में हुआ था। अगला सवाल देखेंगे। 18 नंबर सवाल। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की? तो जी हां, इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रथा की शुरुआत हुई थी। चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का इल्तुतमिश के द्वारा ही चलाया गया था। कहा जाता है इक्ता प्रथा को समाप्त करने का काम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता प्रथा को पुनः शुरुआत किया। आगे चल करके मुगल काल में इक्ता प्रथा को समाप्त करके मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई। 1575 में अकबर के शासन काल में मनसबदारी का प्रारूप अबू सईद के द्वारा तैयार किया गया। अकबर के समय में मनसबदारी व्यवस्था का प्रारूप जो है अबू सईद के द्वारा 1575 में अकबर के समय में तैयार किया गया था और अकबर ने लागू भी किया था। और इसी मनसबदारी व्यवस्था को समाप्त करके जहांगीर ने अल तमगा भू पद्धति लागू की थी। अलाउद्दीन खिलजी जिसने दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत की, बाजार व्यवस्था की शुरुआत। इसका शासनकाल 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक रहा। कहा जाता है हजार सितून महल, सीरी का किला, अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत, सैनिकों को नकद वेतन देने की शुरुआत, बाजार व्यवस्था की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई थी। आपके सी नंबर ऑप्शन में कुतुबुद्दीन ऐबक की चर्चा है। ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, उस समय राजधानी लाहौर थी और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। और इसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से बदलकर दिल्ली कर दी। ऐबक का अर्थ चंद्रमा का स्वामी होता है। कहा जाता है 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही रखी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी, ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमुखी। अधिक सुंदर होने के कारण उसे हातिम द्वितीय कहकर पुकारा जाता था। हाथियों का दान देने के कारण उसे पील बख्श कहकर पुकारा जाता था। वहीं लाखों का दान देने के कारण उसे लाख बख्श कहकर पुकारा जाता था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 19 नंबर सवाल। गुलरुखी उपनाम से हाँ किसने फारसी में कविता लिखी थी? सिकंदर लोदी। जी हां, सिकंदर लोदी, जिसका शासनकाल अगर कहा जाए तो 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक रहा। लोदी वंश का वास्तविक संस्थापक सिकंदर लोदी को माना जाता है, जिसने भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग किया। महिलाओं को पीर के मजार पर जाने से रोक लगा दी। सिकंदर लोदी जिसने अपने शासनकाल में मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया। मोट की
मस्जिद का निर्माण आगरा में उसके वजीर मियां भुआ के द्वारा करवाया गया था। सिकंदर लोदी 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना करता है। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा, शासनकाल 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी तक रहा। सल्तनत काल का प्रथम और अंतिम राजा जो युद्ध भूमि में मारा गया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की। आपके सी नंबर ऑप्शन में हिज्र खां की चर्चा है। जी हां, हिज्र खां अगर कहा जाए तो 1414 ईस्वी में सैयद वंश का संस्थापक कहलाता है। इसने रैयते आला की उपाधि धारण कर शासन किया था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं, 20वां नंबर सवाल। जी हां, चलाई कर और गृह कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान निम्न में से कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। जी हां, घारी कर और चरी कर का शुरुआत, दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत, सैनिकों को नकद वेतन देने की शुरुआत, दशमलव पद्धति पर सेना का वर्गीकरण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया, बाजार व्यवस्था की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया, भूमि मापने के लिए मसाहत पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। आपके डी नंबर ऑप्शन में मुबारक शाह खिलजी की चर्चा है, जिसका शासनकाल 1316 से लेकर के 1320 ईस्वी तक रहा। यह भी खिलजी वंश का राजा था। इसने खलीफा की उपाधि धारण की। सवाल बनता है कि सल्तनत काल का कौन ऐसा राजा था जिसने खलीफा की उपाधि धारण की? तो मुबारक शाह खिलजी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं, 21 नंबर सवाल। भूमि अनुदान देने का अभिलेख्य प्रमाण इन शासकों का मिलता है। जी हां, सातवाहन शासकों का भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत पहली बार सातवाहनों के द्वारा ही दी गई और इसी से सामंतों का उदय होता है। गुप्त काल में सातवाहन वंश का संस्थापक सीमुख था। विशिष्ट पुत्र पुलमावी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी। हाल सबसे विद्वान राजा सातवाहन वंश का, जिसने गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की। जी हां, सातवाहन वंश का सबसे विद्वान राजा हाल। सातवाहन वंश का अंतिम राजा पुलमावी थर्ड था। कुषाण अपने आप को देवपुत्र कहकर पुकारा करते थे। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसस था। सबसे प्रतापी राजा कनिष्क, जिसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ था। कश्मीर के कुंडल वन में शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा ही की गई थी। आपके सी नंबर ऑप्शन में मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी गई। वहीं आयरकूट की बात करेंगे, 22 जनवरी 1760 ईस्वी को वांडीवास का युद्ध हुआ। अंग्रेज अधिकारी आयरकूट और फ्रांसीसी अधिकारी लाली के बीच, काउंट डी लाली के बीच वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें आयरकूट की जीत होती है। आपके सी नंबर ऑप्शन में सर जॉन लॉरेंस की चर्चा है। इन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में लिखा। स्थापित सरकार के विरुद्ध सैनिकों का विद्रोह। टी.आर. होम्स ने कहा था 1857 की क्रांति के बारे में, सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं, 23। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ने जनरल
सैन्य अधिकारी जनरल ह्यूरोज ने कहा है, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। लक्ष्मीबाई के बारे में, झांसी से विद्रोह करने का काम लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया, कालपी के युद्ध में मारी गई। कालपी के युद्ध में इनकी मृत्यु होती है 1857 की क्रांति के दौरान। नाना साहब कानपुर से, नाना साहब को धोंधू पंत कहकर पुकारा जाता है। वहीं तात्या टोपे ग्वालियर से, दोनों के विद्रोह को कॉलिन कैंपबेल के द्वारा दबाया गया। वहीं झांसी के विद्रोह को ह्यूरोज के द्वारा दबाया गया। वहीं कुंवर सिंह जो बिहार के आरा के जगदीशपुर के शाहाबाद से विद्रोह कर रहे थे, कुंवर सिंह के विद्रोह को जनरल टेलर और आयर के द्वारा दबाया गया। अगले नंबर सवाल पर चर्चा करते हैं 24। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार किसे माना जाता है? एसएन सेन को। एसएन सेन को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार माना जाता है। वहीं आरसी मजूमदार की चर्चा है। इन्हें 1857 की क्रांति को इन्होंने सैनिक विद्रोह माना था। ताराचंद इतिहासकार हैं। बीडी सावरकर, इनकी पुस्तक हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र दर्शन, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र दर्शन, हिंदू पद पादशाही, हिंदू पद पादशाही और वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। बीडी सावरकर तो 1904 में, जहां 1899 में मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना करते हैं, वहीं 1904 ईस्वी में अभिनव भारत जैसी क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करते हैं। आइए अंतिम सवाल पर चर्चा करते हैं। 25 नंबर सवाल। किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक, जो कि क्रूर अधिकारी कहलाता है, 1857 के विद्रोह में को दबाने के क्रम में जितने भी सैन्य अधिकारी थे उसमें सबसे क्रूर अधिकारी जनरल हैवलॉक ही था। लखनऊ के विद्रोह को दबाने के क्रम में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। राजराजेश्वरी इंस्टीट्यूट और अमित सर का डिस्कशन है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। मुझे लगता है कि यह वीडियो जो है और ये जो मैं 25 सवाल लेकर के आया हूं, ये आपके बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार टीचर के लिए काफी फायदेमंद होगा। और बहुत जल्द हम लोग पूरे टीचर यूनिट मिल करके राजराजेश्वरी इंस्टीट्यूट की तरफ से बिहार एसएससी घटना चक्र का डिस्कशन लेकर के आ रहे हैं, जो आपके सभी एग्जामों के लिए फायदेमंद रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।